हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब मेरे परम मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और इस महामारी के दौर में आप अपनी सेफ्टी रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत भी कर रहे होंगे। नई साल आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात लेकर आए मेरे परम मित्रों। ऊपर प्रभु से यही मेरी कामना और दुआ है कि आप जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में कामयाब और सफल रहे। नई साल आपको बहुत अच्छी गुजरने वाली हो, अच्छी सूचना देने वाली हो मेरे परम मित्रों। और जैसा कि आपको पता है, अपन कार्टोग्राफी पढ़ रहे थे और कार्टोग्राफी में कल अपन ने मानचित्रों की बात करी, प्रक्षेप की बात करी। प्रक्षेप में मैंने कल आपको शंकु प्रक्षेप के बारे में बताया था और शंकु प्रक्षेप में भी मैंने आपको कुछ उसके टाइप्स हैं, जैसे एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। तो उसी क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे, आगे उसी की टाइप्स देखेंगे। एक मानक अक्षांश वाला जो शंकु प्रक्षेप है मेरे परम मित्रों, उसके बारे में मैंने बताया था कि इसकी क्या विशेषता है। इसमें जो पोल्स होते हैं एक बिंदु के रूप में होता है और ये केवल एक ही गोलार्ध को शो करता है, चाहे वो नॉर्थ गोलार्ध को शो करे चाहे साउथ गोलार्ध को शो करे। और ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मध्य अक्षांशीय पेटी के जो देश हैं उनके स्टेट्स जो हैं उनके लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन दो मानक अक्षांश वाला एक मानक अक्षांश से कहीं ज्यादा अच्छा होता है मेरे मित्रों। और फिर अपन उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसी के दूसरे पार्ट की अपन बात करेंगे बौन प्रक्षेप की। तो क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर कर दें इस सेशन को और लाइक भी साथ के साथ में कर देना। अनअकैडमी पे मेरी दोस्तों राजेंद्र शर्मा के नाम से आपके प्रोफाइल है, तो आप अनअकैडमी पे राजेंद्र शर्मा के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे परम मित्रों। और एक ये बैच है 100% सिलेक्शन बैच, ज्योग्राफी एंड पेपर फर्स्ट की क्लासें मैंने 13 दिसंबर से शुरू की है मेरे परम मित्रों। तो जिन भी मेरे बच्चों को टारगेट जून 2022 के लिए मेरे से जुड़ना है, कैपिटल अक्षर में रेफरल कोड यूज करना है राजेंद्र 10, तो आपको फीस में 10% का ऑफ मिलेगा और कंप्लीट आपको पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ने को मिलेगा बढ़िया तरीके से। तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ सकते हैं मेरे परम मित्रों। आपको इसके लिए कोर्स जो है दो टाइप का है, एक आइकॉनिक है, एक प्लस है। आइकॉनिक और प्लस में जो अंतर है, आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस होता है, टेस्ट का एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन होती है, स्टडी मटेरियल होता है, स्टडी प्लानर होता है। वहीं आपको प्लस में ये बेनिफिट्स न मिलकर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एसएस और कंप्लीट कोर्स का शेड्यूल मिलता है। कोर्स लेने के लिए जैसे आपने आइकॉनिक सेलेक्ट किया, उसके बाद में आपने कैपिटल अक्षर में रेफरल कोड राजेंद्र 10 डालना है, मंथ सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको प्लस लेना है तो आपको प्लस सेलेक्ट करना है, कैपिटल अक्षर में राजेंद्र 10 डालना है और मंथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बेनिफिट्स देखो, आपको लाइव क्लास मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, कोर्स शेड्यूल। ये बेनिफिट्स आपको किस में अवेलेबल होते हैं? प्लस कोर्स में अवेलेबल होते हैं। वहीं अगर आपको ये सारे बेनिफिट्स चाहिए, ये सारे बेनिफिट्स चाहिए, तो ये बेनिफिट्स आपको इसके अलावा पर्सनल कोच हुआ, स्टडी प्लानर, वीकली रिव्यू, बूस्टर सेशन, आपका डाउट सेशन, इंटरव्यू की तैयारी, स्टडी मटेरियल, ये कंप्लीट बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। तो आइकॉनिक ज्यादा अच्छा है मेरे परम मित्रों। आपके हमारे यहाँ अनअकैडमी पे प्लस और स्पेशल क्लास के जो फीचर्स हैं वो है, आपको लाइव क्लास मिलती है, पोल्स का सिस्टम होता है, राइज हैंड आप क्लास में टीचर से बात कर सकते हैं, क्लास मिस नहीं होती है, नोट्स मिलते हैं लेक्चर्स के, और नेट हो तो कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कार्टोग्राफी की इस श्रृंखला में बहुत बहुत अभिनंदन। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना इस सेशन को मेरे परम मित्रों, जिससे सभी बच्चों का भला हो। ठीक है, अब क्लास की अपन बात करने वाले हैं। अपन पढ़ रहे थे मानचित्र कला। मानचित्र कला, मानचित्र कला में मैंने कल की क्लास में आप लोगों को जो बताया था, ये बताया था कि रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप, रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप, आधार पर प्रक्षेप। कल मैंने ये आप लोगों को बताया था कि रचना विधि के आधार
पर जो प्रक्षेप है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनकी बात अपन ने करी थी। सबसे पहले मैंने आपको शंकु प्रक्षेप बताया था। शंकु प्रक्षेप के कुछ पार्ट्स हैं। शंकु के बाद में दूसरा बेलनाकार हो गया, बेलनाकार प्रक्षेप हो गया। बेलनाकार प्रक्षेप के बाद में खमध्य हो गया और इसके बाद में रूढ़ प्रक्षेप हो गया। ये कल मैंने इसके पार्ट्स बताए थे। अपना चल रहा है शंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप की मैं बात करूं आपके सामने मेरे दोस्तों, शंकु प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप में भी इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें मैंने बताया था एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, और दूसरा इसका पार्ट था दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। तीसरे पार्ट की अपन बात करने वाले हैं बॉन प्रक्षेप। ये इसी का पार्ट है, जब तक मैं चेंज नहीं करूं तब तक यही चलेगा, बॉन प्रक्षेप। तीसरे पार्ट की अपन बात करेंगे बॉन प्रक्षेप की। अब मेरे परम मित्रों, जो बॉन प्रक्षेप है आपका, उस बॉन प्रक्षेप के बारे में अपन चीजों को देखते हैं। बॉन प्रक्षेप, बॉन प्रक्षेप, बॉन प्रक्षेप की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे परम मित्रों। तो बॉन प्रक्षेप क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किसके लिए उपयोगी है, इन चीजों को अपन देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एग्जाम में आपके जो सवाल हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं यहां से। तो अगर आपको आता है तो सवाल सही होगा, अदरवाइज सवाल सही नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कई बार पूछ लेता है, इसका आविष्कार किसने किया? रिंगर बॉन ने, रिंगर बॉन ने, इसलिए इसको बॉन बोलते हैं, रिंगर बॉन। याद रखना है इस प्रक्षेप का आविष्कार किसने किया था? रिंगर बॉन ने। और इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम है शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप, शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप, शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप, सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप, ये इसके अन्य नाम है। अन्य नाम भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पे एक चीज लिखी हुई है, ये आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है मेरे परम मित्रों। यहां पे लिखा है मैंने शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप, और यहां पे लिखा है मैंने सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप। इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसको दर्शाएगा? क्षेत्रफल को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है, ये किसको दर्शाता है? क्षेत्रफल को दर्शाता है मेरे परम मित्रों। ये क्षेत्रफल के लिए अच्छा होता है। तो नाम लिखा हुआ है शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप, सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप, और ये किसके लिए? क्षेत्रफल के लिए होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है मेरे मित्रों, जो पोल्स होते हैं, पोल्स वो भी किसमें होते हैं? एक बिंदु के रूप में होते हैं। बिंदु के रूप में जो पोल्स होंगे वो किस रूप में होते हैं? इसमें बिंदु के रूप में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पोल्स जो होते हैं इसमें बिंदु के रूप में होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें होते हैं, किस पोल्स इसमें किस रूप में होते हैं। और ये एक ही गोलार्ध के लिए अच्छा है। ये एक ही गोलार्ध के क्षेत्रफल को, एक ही गोलार्ध के क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए, दर्शाने हेतु क्या है? श्रेष्ठ है। ये एक ही गोलार्ध के क्षेत्रफल को दिखाने के लिए श्रेष्ठ है। इसमें क्या है? आप एक ही गोलार्ध, चाहे तो आप नॉर्थ गोलार्ध को दिखाओ चाहे साउथ गोलार्ध, नॉर्थ गोलार्ध का क्षेत्रफल दर्शाओ चाहे साउथ गोलार्ध का क्षेत्रफल दर्शाओ, उनको दर्शाने के लिए ये प्रक्षेप सबसे अच्छा है। ये आपको ध्यान रखना है। और उन क्षेत्रों के लिए अच्छा है। अगली विशेषता
इसकी क्या है कि ये उन क्षेत्रों के लिए अच्छा है जिनका क्षेत्रफल छोटा होता है। समझ में है ना। तो अगली देखो, पहला याद रखना बोन प्रक्षेप, इसका आविष्कार रिंगर बोन ने किया था। इसके अन्य नाम है शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप, सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप। पोल्स इसमें बिंदु के रूप में होते हैं। ये एक ही गोलार्ध के क्षेत्रफल को दर्शाने हेतु श्रेष्ठ होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें अगली विशेषता क्या है, इसकी अगली विशेषता है छोटे क्षेत्रों को दर्शाने के लिए उपयुक्त। छोटे क्षेत्रों के क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए, दर्शाने हेतु ये क्या होता है, उपयुक्त होता है। छोटे क्षेत्रों के क्षेत्रफल को, छोटे क्षेत्रों के जिन देशों का क्षेत्रफल छोटा है उनके क्षेत्रफल को दिखाने के लिए ये प्रक्षेप क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, जैसे भारत, पाकिस्तान, अरब कंट्रीज, अरब देश, इनके क्षेत्रफल को दिखाने के लिए ये प्रक्षेप श्रेष्ठ है। क्षेत्रफल दिखाने के लिए ये प्रक्षेप क्या है मेरे परम मित्रों, ये प्रक्षेप क्या है, अच्छा माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या, ये आपको याद रखना है। छोटे क्षेत्रफल का ये जो प्रक्षेप है, ये छोटे जो क्षेत्रफल है। अब इसमें भी दो चीज है, देखो मैं आपको इसको बताता हूं, ध्यान से समझना। यहां पे एक चीज देखना, एक होती है अक्षांश और एक होती है देशांतर। देशांतर, इसको इस तरीके से समझना, अक्षांश और देशांतर। देखो जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, उन देशों के क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए ये प्रक्षेप श्रेष्ठ नहीं होता। पहली बात, श्रेष्ठ नहीं होता। ये देखना, प्रक्षेप श्रेष्ठ नहीं होता, ये उनके लिए अच्छा नहीं है जिन देशों का अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है। उन देशों के क्षेत्रफल को दिखाने के लिए श्रेष्ठ नहीं है। एग्जाम्पल, वो लाइन जो मैंने लिखी थी, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनका देशांतर विस्तार ज्यादा है, वो लाइन इसमें नहीं है। जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है उन देशों के क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए प्रक्षेप श्रेष्ठ होता है। एग्जाम्पल के लिए श्रेष्ठ नहीं है, जैसे भारत, पाकिस्तान, इनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है मेरे बच्चों। भारत, पाकिस्तान, अरब कंट्रीज, अरब देश, बांग्लादेश, इनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, इसलिए इनको दर्शाने के लिए यह प्रक्षेप श्रेष्ठ नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जिनका देशांतरीय विस्तार कम होता है, वो पीछे मैंने वो थोड़ा उल्टा लिख दिया था, जिन देशों का देशांतरीय विस्तार कम होता है, उनके लिए क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको लिखूं, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, बेल्जियम। एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना है, जर्मनी है, फ्रांस है, आयरलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड हुआ, होलैंड हुआ, और लिख देता हूं इसमें स्विट्जरलैंड,
हॉलैंड, इनके लिए ये प्रक्षेप श्रेष्ठ होता है। ध्यान से समझना इस प्रक्षेप की विशेषता, ये छोटे क्षेत्रों के क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए श्रेष्ठ होता है। अब देशों का एक विस्तार होता है अक्षांशीय, एक होता है देशांतरीय। तो याद रखना है, जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है उन देशों के क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए यह प्रक्षेप श्रेष्ठ नहीं होता है, जबकि जिन देशों का देशांतरीय विस्तार, यहां पे अक्षांश नहीं आएगा, देशांतरीय आएगा। ध्यान रखना है, मैंने अक्षांश के नीचे एरो दिया हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में है ना, ये तो मैंने अक्षांश देशांतर बताया आपको कि जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है उन देशों के लिए यह प्रक्षेप श्रेष्ठ नहीं होता। जिन देशों का देशांतरीय विस्तार कम होता है उनके लिए श्रेष्ठ होता है। जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, आयरलैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, हॉलैंड हुआ, उन देशों के लिए प्रक्षेप अच्छा है। समझ में है ना। तो यहां पे ध्यान रखना है, ये देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा हूं मैं, समझ में है ना, अक्षांश विस्तार की बात नहीं कर रहा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा बोन प्रक्षेप के बारे में सही है, समझ में है ना। और जैसे पूछ दे आपको, आयर बोन ने इसका निर्माण किया है, तो बोन ने नहीं किया, रिंगर बोन ने इसका निर्माण किया है। पोल्स इसमें एक बिंदु के रूप में होते हैं और ये उन देशों के लिए श्रेष्ठ होता है जिनका क्षेत्रफल कम होता है, समझ में, अर्थात छोटे या कम क्षेत्रफल वाले देशों के लिए बोन प्रक्षेप सर्वश्रेष्ठ होता है मेरे दोस्तों। और ये उन देशों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है जिनका देशांतरीय विस्तार क्या होता है, कम होता है, जो कम देशांतरीय विस्तार में फैले हुए हैं। ठीक है, तो लाइक है जैसे कम देशांतरीय विस्तार वाले फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, इन देशों के लिए श्रेष्ठ है, जबकि उन देशों के लिए श्रेष्ठ नहीं है जिनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है। लाइक है जैसे आपके बांग्लादेश हुआ, भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, इन देशों के लिए श्रेष्ठ नहीं होता है। तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। और इसके अन्य नामों में इसे शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप भी कहते हैं, इसे सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो आपको तीन प्रक्षेपों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है यहां पे। पहला, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, दूसरा दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, तीसरा बोन प्रक्षेप। फिर बोल रहा हूं, बोन जो प्रक्षेप होता है मेरे परम मित्रों, ये उन देशों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है जिनका देशांतरीय विस्तार कम होता है। इसे शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप कहते हैं, इसे सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप कहते हैं। ये उन देशों के लिए श्रेष्ठ होता है जिनका देशांतरीय विस्तार कम होता है। जिनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है उन देशों के लिए ये प्रक्षेप कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे बहुसंकीय प्रक्षेप। इसी का अगला पार्ट है, बहुसंकीय प्रक्षेप होता है। बहुसंकीय प्रक्षेप अब थोड़ा देख लेना लिखने में, बहुसंकीय होता है, संकुयीय, थोड़ा सही लिखने दो यार, बहुसंकुयी प्रक्षेप, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसमें क्या होता है मेरे मित्रों, इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें प्रत्येक अक्षांश मानक अक्षांश होती है, यानी कि इसमें प्रत्येक अक्षांश क्या होती है, मानक अक्षांश होती है, यानी कि मुख्य अक्षांश होती है। खास बात यह है प्रत्येक अक्षांश में क्या होती है, मानक अक्षांश होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या। यह आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्रक्षेप में प्रत्येक अक्षांश मानक अक्षांश होती है, ये आपको याद रखना है। अन्य नाम मॉडिफाई
शंकु प्रक्षेप, मॉडिफाई शंकु प्रक्षेप, इसको क्या भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडिफाई शंकु प्रक्षेप, यानी कि शंकु प्रक्षेप को मॉडिफाई करके बनाया जाने वाला प्रक्षेप, इसी को बोलते हैं मॉडिफाई शंकु प्रक्षेप। यानी कि शंकु प्रक्षेप का ये टाइप है मेरे मित्रों, आपसे ये पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर? नेक्स्ट आप देखो अगली विशेषता, उन देशों के लिए श्रेष्ठ, उन देशों के लिए श्रेष्ठ, उन देशों के लिए श्रेष्ठ जिनका जिनका अक्षांशीय विस्तार, अब यहां पे मैंने लिखा है अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार ज्यादा व देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कम होता है, देशांतरीय विस्तार कम होता है। याद रखना है, ये उन देशों के लिए श्रेष्ठ होता है मेरे मित्रों जिनका अक्षांशीय विस्तार अधिक परंतु देशांतरीय विस्तार क्या होता है, कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा? ये प्रक्षेप उन देशों के लिए अच्छा होता है जिनका अक्षांशीय विस्तार तो क्या होता है, ज्यादा, और जिनका देशांतरीय विस्तार क्या होता है, कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है इस प्रक्षेप के बारे में। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, बहुसंख्यकीय जो प्रक्षेप होता है इसे मॉडिफाई शंकु प्रक्षेप भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, और ये उन देशों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है जिनका अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, ज्यादा। यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार तो क्या होना चाहिए, ज्यादा। वहीं इसका देशांतरीय विस्तार क्या होना चाहिए मेरे परम मित्रों, वहीं इसका देशांतरीय विस्तार जो होता है वो होता है कम, देशांतरीय विस्तार कम, उनके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे उदाहरण के लिए जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूएसए जो है आपका मेरे मित्रों, तो यूएसए के जो आपके स्थलाकृतिक मानचित्र है उनके लिए श्रेष्ठ होता है, यूएसए के स्थलाकृतिक मानचित्रों के लिए, स्थलाकृतिक मानचित्र, एग्जाम्पल के लिए यूएसए के स्थलाकृतिक मानचित्र, उनके लिए ये क्या होता है, श्रेष्ठ होता है मेरे मित्रों। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो यूएसए के स्थलाकृतिक मानचित्रों के लिए ये प्रक्षेप सर्वश्रेष्ठ होता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है इसको। बहुसंख्यीय प्रक्षेप, प्रत्येक अक्षांश मानक अक्षांश होती है, अन्य नाम मॉडिफाई शंकु प्रक्षेप, उन देशों के लिए श्रेष्ठ जिनका अक्षांशीय व देशांतरीय, अक्षांशीय विस्तार ज्यादा व देशांतरीय विस्तार कम होता है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए का स्थलाकृतिक मानचित्र जो बनता है वो आपके बहुशंकु प्रक्षेप से बनता है। अब ध्यान से समझना, मैंने शंकु प्रक्षेप के आपको ये 4 पार्ट आपको बताए हैं, 4 पार्टों के नाम आपको याद रखना है। शंकु प्रक्षेप होता है द एंड। अब देखो शंकु प्रक्षेप के 4 पार्ट, शंकु प्रक्षेप, इसके 4 पार्ट है। एक मानक अक्षांश वाला, एक मानक अक्षांश वाला, दो मानक अक्षांश वाला और बॉन प्रक्षेप, बहुसंख्यकीय
प्रक्षेप। ये इसके 4 पार्ट हैं, ये इसके 4 पार्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कमेंट पढ़ के आपका नेक्स्ट क्लास में उसका समाधान कर दूंगा। तो 1 मानक अक्षांश से बढ़िया होता है 2 मानक अक्षांश वाला, ये क्षेत्रफल को दर्शाने के काम आता है। और क्षेत्रफल भी ये इसका अन्य नाम है। इस प्रक्षेप को अपन शुद्ध क्षेत्रफल या सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप भी कहते हैं मेरे मित्रों। ये तो उन देशों के लिए श्रेष्ठ होता है जिनका देशांतरीय विस्तार कम हो। देशांतरीय विस्तार क्या हो? कम। देशांतरीय विस्तार कम हो, उनके लिए ये श्रेष्ठ होता है। और ये उनके लिए होता है जिनका अक्षांशीय विस्तार क्या हो? ज्यादा हो। ज्यादा, समझ में है ना? जिनका अक्षांशीय विस्तार क्या हो? ज्यादा, जबकि देशांतरीय विस्तार क्या हो? कम। तो अक्षांशीय विस्तार ज्यादा, ये अक्षांशीय विस्तार ज्यादा वालों के लिए श्रेष्ठ नहीं होता। मॉडिफाई शंकु प्रक्षेप जो होता है ये होता है अधिक अक्षांशीय विस्तार वाले देशों के लिए, लाइक है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थलाकृतिक मानचित्र। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको सारी समझ में आ गई होंगी। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट अब बात करेंगे अगले प्रक्षेप की। सेकंड, जो अपन रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप बताए थे, तो सेकंड है बेलनाकार। बेलनाकार प्रक्षेप। बेलन आप सब बच्चे जानते हैं, जो बेलन होता है उस बेलन कागज को बेलन की तरह मोड़ा जाता है और फिर उससे क्या बनाया जाता है? जैसे ये बेलन हो गया आपका, ये बेलन हो गया। अब इसके ऊपर अक्षांश देशांतर रेखाएं निरूपित करके और फिर जो प्रक्षेप बनाया जाता है उसे बोला जाता है बेलनाकार प्रक्षेप। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें सभी अक्षांश रेखा वृत्त में होती हैं। सभी अक्षांश रेखा किसमें होती है? वृत्त में होती है। वृत्त में होती है। सभी अक्षांश रेखा किसमें होती है? इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखा वृत्त में होती है। इसमें क्या होता है? भूमध्य रेखा की लंबाई एक समान पाई जाती है। भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होती है? एक समान होती है। एक समान पाई जाती है। एक समान पाई जाती है। भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है इस प्रक्षेप में क्या होती है? एक समान, इक्वल होती है मेरे परम मित्रों, याद रखना है। और भूमध्य रेखा की लंबाई को 2 पाई आर, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई को 2 पाई आर से ज्ञात किया जाता है। से ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। अब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, कौन से प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई को 2 पाई आर से ज्ञात किया जाता है? कौन से प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई को 2 पाई आर से ज्ञात किया जाता है? ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? यानी कि जो बेलनाकार जो प्रक्षेप होता है, बेलन जानते हो ना, कागज को एक बेलन बनाया जाता है, ग्लोब पर क्या कराया जाता है? उसको टच करवाया जाता है और फिर ग्लोब पर टच करवा कर, जैसे कागज का बड़ा सा बेलन बना लिया, उसमें ग्लोब रख दिया, फिर उसकी सहायता से अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या की जाती हैं? निर्धारित की जाती है। कागज को वापस से आयत का रूप दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं बेलनाकार प्रक्षेप। तो सभी अक्षांश रेखा वृत्त में होती है। भूमध्य रेखा की लंबाई सभी जगह एक समान प्राप्त होती है। भूमध्य रेखा की लंबाई को 2 पाई आर से ज्ञात किया जाता है। किसमें? बेलनाकार प्रक्षेप में। अब कुछ बेलनाकार प्रक्षेप के जो टाइप्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें
नंबर 1, इसी का पार्ट है साधारण, साधारण समदूरस्थ, समदूरस्थ, समदूरस्थ। अब देखो समदूरस्थ का मतलब हो गया दूरी को दिखाने वाला, समान दूरी को दिखाने वाला। साधारण समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप। याद रखना है, समदूरस्थ का मतलब हो गया समान दूरी को दिखाने वाला। याद रखना है, साधारण समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। अब मेरे मित्रों, इसका सबसे पहले अन्य नाम की बात करें। अन्य नाम, अन्य नाम, इसका अन्य नाम है सामान्य, इसका अन्य नाम है सामान्य समदूरस्थ, समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप। ये इसका अन्य नाम है समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। ये इसका अन्य नाम है समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। अब विशेषताएं अगर मैं बात करूं तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता याद रखना, इसमें अक्षांश व देशांतर रेखा समान दूरी पर होती है। अक्षांश व देशांतर रेखा समान दूरी पर होती है, समान दूरी पर होती है, दूरी पर होती है। पहली विशेषता है, इसमें अक्षांश व देशांतर रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा समान दूरी पर होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी विशेषता, सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध, सभी देशांतर रेखाओं पर, रेखाओं पर मापनी, मापनी शुद्ध होती है। सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है। याद रखना है, सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। केवल भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, रेखा पर मापनी क्या होती है, शुद्ध, अन्य अक्षांश रेखाओं पर नहीं, अन्य अक्षांश रेखाओं पर नहीं। याद रखना है, इसकी खास बात यह है, इसकी खास बात यही है परम मित्रों कि इस पर सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। समझ में आया ना, सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध। लेकिन अक्षांश रेखाओं की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो केवल केवल किस पर होती है, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध। केवल केवल किस पर होती है, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। अन्य अक्षांश रेखा पर मापनी शुद्ध नहीं होती है, ये आपको तो याद रखना, केवल भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध, अन्य पर इसमें मापनी शुद्ध नहीं होती है। खास बात इस प्रक्षेप की यही है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध हो रही है, जब भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध है, तो कॉमन सेंस की बात है, ये भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा के आसपास या भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है उनको दिखाने के लिए क्या होता है, श्रेष्ठ। अगली विशेषता क्या है, ये प्रक्षेप भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के, रेखा के
आसपास आसपास के क्षेत्र को दर्शाने हेतु श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको दर्शाने के लिए श्रेष्ठ होता है, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय 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 अक्षांशीय क्षेत्र, अक्षांशीय क्षेत्र के लिए श्रेष्ठ, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय अक्षांशीय क्षेत्र के लिए श्रेष्ठ होता है। भाई भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए ये प्रक्षेप श्रेष्ठ होता है। ये उष्णकटिबंधीय अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए ये श्रेष्ठ होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है ये चीज? क्लियर है? अब इस प्रक्षेप को देखो, मैं आपको इसका चित्र भी बता देता हूं कैसे इसको बनाया जाता है। तो जैसे ये सपोज करो ये ग्लोब है, ये चित्र मैं बता देता हूं कैसे इस प्रक्षेप को बनाया जाता है। देखो ये मैंने गोला बना दिया है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। इस प्रक्षेप को कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ओके, अब हम एक कागज का शंकु बनाया, हमने ये कागज का शंकु बना दिया, ये कागज का शंकु है। ये कागज का हमने क्या बना दिया है? शंकु। ये कागज का शंकु बना दिया है हमने। अब इस कागज के शंकु को, अब यहां पे देखो ये कागज का पूरा शंकु है, ये कागज का एक शंकु बना दिया है। इसकी सहायता से अब देखो यहां पे हमने इसको क्या कर दिया है? ड्रॉ कर दिया है। इस ग्लोब की सहायता से ये अपन ने ड्रॉ कर दिया है, ये ड्रॉ कर दिया है। ये लो, यानी कि ग्लोब का एक भाग शंकु को स्पर्श कराते हैं। ग्लोब का एक भाग शंकु को क्या करा दिया है? स्पर्श करा दिया है। यानी कि ग्लोब का एक भाग हमने शंकु को क्या करा दिया है? शंकु से क्या करा दिया है? स्पर्श करा दिया है। ग्लोब का एक भाग हमने शंकु से क्या करा दिया है? स्पर्श करा दिया है। और यह आ गया आपका प्रक्षेप, ये बन गया आपका प्रक्षेप। ग्लोब का एक भाग हमने शंकु से क्या कर दिया है? स्पर्श करा दिया है, और ये बन गया आपका प्रक्षेप। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का ये प्रक्षेप होता है जिसको बोलते हैं बेलनाकार प्रक्षेप, जिसको बोलते हैं बेलनाकार प्रक्षेप। इस प्रकार का ये प्रक्षेप बनाया जाता है मेरे परम मित्रों, आपको ध्यान रखना है। तो ये कागज का एक गोल गोल राउंड का एक शंकु बनाते हैं, उसको ग्लोब के एक भाग से स्पर्श कराते हैं। अब एग्जाम में आपसे तो ये नहीं पूछेगा कि बेलनाकार प्रक्षेप कैसा होता है, उसका चित्र बनाकर दिखाओ, ये तो होगा नहीं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, और ये रिवीजन क्लास है। यदि आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, शानदार तरीके से, डिसेंट तरीके से आपको अगर कार्टोग्राफी पढ़नी है तो मेरे परम मित्रों अनअकैडमी पे मेरे प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी बहुत शानदार तरीके से कराई जाएगी। पिछले बैच में भी नेट जेआरएफ खूब बच्चों की हुई थी। मेरा जो पहला बैच नेट जेआरएफ का था, जिसमें एग्जाम केवल एक ही बार हुआ है, अब ये 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहे हैं, और उम्मीद ये करूंगा कि इस बैच में भी बम्पर जेआरएफ बच्चों की, नेट जेआरएफ बच्चों की होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रक्षेप होता है उसको बोलते हैं बेलनाकार प्रक्षेप, जिसको शंकु बनाकर कागज का एक भाग को स्पर्श कराते हैं। बेलन जैसा होता है इसलिए इसको बेलनाकार बोल दिया। तो अब ये आपको याद रखना है चीजों को।
सबसे पहले अपन ने पढ़ा बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में देखो, ये बेलन ऐसा होता है, यहां पे इस वाले पार्ट में है ना, इस वाले पार्ट में क्या करते हैं, एक ग्लोब बनाकर एक ग्लोब का एक भाग इसको स्पर्श कराते हैं, ग्लोब के एक भाग को स्पर्श कराते हैं, जिसमें ये क्या बनी हुई होती हैं, ये बनी हुई होती हैं अक्षांश रेखाएं। ये क्या बनी हुई होती है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है, सभी अक्षांश रेखा वृत्त में होती है इसमें। ठीक है, भूमध्य रेखा की लंबाई एक समान पाई जाती है। भूमध्य रेखा की लंबाई को 2πr से ज्ञात किया जाता है। इसका एक पार्ट है साधारण समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, अन्य नाम सामान्य समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। इसमें अक्षांश देशांतर रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, केवल भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, अन्य अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध नहीं। ये प्रक्षेप भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए श्रेष्ठ होता है। ये उष्णकटिबंधीय अक्षांश क्षेत्रों के लिए श्रेष्ठ होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब इसके कुछ पार्ट हैं बेलनाकार प्रक्षेप के भाग। बेलनाकार प्रक्षेप के भाग, बेलनाकार प्रक्षेप का भाग कौन कौन से भाग हैं इसका। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेलनाकार समक्षेत्रफल। बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप, समक्षेत्रफल प्रक्षेप, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप की अगर मैं बात करूं तो इसका अन्य नाम है लंबार्ड प्रक्षेप। अन्य नाम क्या है, लंबार्ड प्रक्षेप। अन्य नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका अन्य नाम है लंबार्ड प्रक्षेप। आपको याद रखना है इस प्रक्षेप की विशेषताओं में क्या है, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध, भूमध्य रेखा पर इसमें मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है। और ये समक्षेत्रफल प्रक्षेप है, समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहलाता है, ये समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहलाता है। याद रखना है क्योंकि ये क्षेत्रफल को, समान क्षेत्रफल को दिखाता है। समक्षेत्रफल का मतलब होता है समान क्षेत्रफल को दिखाने वाला, समान क्षेत्रफल को दिखाने वाला, समान क्षेत्रफल को दिखाने वाला उसको बोलते हैं समक्षेत्रफल। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या, क्लियर। तो पहले याद रखना है बेलनाकार प्रक्षेप, तो बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप ये इसका एक पार्ट है। बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप, इसकी पहली विशेषता है इसको लंबड़ प्रक्षेप कहते हैं, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध, ये समक्षेत्रफल वाला प्रक्षेप कहलाता है। अगली विशेषता इसकी है ये वितरण मानचित्र बनाने के लिए श्रेष्ठ, ये वितरण मानचित्र बनाने के लिए श्रेष्ठ, के लिए क्या होता है, श्रेष्ठ। ये वितरण मानचित्र बनाने के लिए क्या होता है मेरे परम मित्रों, श्रेष्ठ होता है। आपको याद रखना है, समझ में है ना। और वितरण मानचित्र का मतलब ये किसको दिखाता है, याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए गेहूं, चावल और रबड़, इनके वितरण को दिखाने के लिए श्रेष्ठ है, इनके वितरण को दर्शाने के लिए श्रेष्ठ, ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है
कि गेहूं और चावल और रबड़ का वितरण, गेहूं और चावल रबड़ का वितरण भूमध्य रेखा के आसपास दिखाने के लिए कौन सा प्रक्षेप श्रेष्ठ होता है? समझ में है ना? तो आपका जवाब होना चाहिए बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। और इनका वितरण कहां पर दर्शाता है? ये भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास, रेखा के आसपास, आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास। याद रखना है, भूमध्य रेखा के आसपास गेहूं, चावल और रबड़ के वितरण को दर्शाने के लिए कौन सा प्रक्षेप श्रेष्ठ होता है? यह आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछता भी है, अक्सर पूछता भी है मेरे मित्रों। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जवाब देना है इसका सही। तो भूमध्य रेखा के आसपास गेहूं और चावल और रबड़ को दर्शाने के लिए जिस प्रक्षेप को काम लिया जाता है उसे बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये किसके लिए श्रेष्ठ है? भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों के वितरण को दर्शाने के लिए। तो विशेषता में आओ इसकी। बेलनाकार प्रक्षेप के भाग, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप, इसका अन्य नाम लंबड़ प्रक्षेप है। भूमध्य रेखा पर इसमें मापनी शुद्ध होती है, ये समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहलाता है मेरे परम मित्रों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये वितरण मानचित्र बनाने के लिए श्रेष्ठ होता है। अब आपके मन में है सर किसका वितरण बनाने के लिए? तो गेहूं, चावल और रबड़, ठीक है। और कहां पर? भूमध्य रेखा के आसपास गेहूं, चावल और रबड़ के वितरण को दिखाने के लिए यह प्रक्षेप श्रेष्ठ होता है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। बोलो डंडना डंडन। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं, अगला जो प्रक्षेप है उसकी अपन चर्चा करें। तो मेरे परम मित्रों, ये मैंने चित्र इसका बनाकर बताया था आपको। नेक्स्ट प्रक्षेप की अपन बात करें तो अगला है, इसी का पार्ट है नंबर बी, मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप, ये इसी का अगला पार्ट है, मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप की अपन चर्चा करें मेरे परम मित्रों, मर्केटर प्रक्षेप की अपन चर्चा करें तो अन्य नाम बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप। अन्य नाम क्या है? बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप। याद रखना है, बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप, ये आपको याद रखना है। क्लियर? बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप। विशेषताओं में भूमध्य रेखा के अलावा, भूमध्य रेखा के अलावा किसी भी अक्षांश पर मापनी शुद्ध नहीं, किसी भी अक्षांश पर मापनी शुद्ध नहीं, मापनी शुद्ध नहीं। याद रखना है, भूमध्य रेखा के अलावा किसी भी अक्षांश पर इसमें मापनी शुद्ध नहीं होती है, याद रखना है। और ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। शुद्ध दिशा प्रक्षेप किसको दिखाता है? दिशा को। याद रख लेना, मैंने गोला मार दिया है इस पे, ये दिशा, डायरेक्शन बताने वाला, सही डायरेक्शन बताने वाला स्टार लगा दिया, ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। किसको दिखाता है? ये डायरेक्शन को दिखाता है, सही डायरेक्शन को दिखाता है। ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप है मेरे मित्रों, ये डायरेक्शन को दिखाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, यानी कि शुद्ध डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है? इस प्रक्षेप की अगली विशेषता क्या है? इसमें क्या है? इस प्रक्षेप की अगली विशेषता है कि इस प्रक्षेप में दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा, दो स्थानों को
स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये पूछता है कि इस प्रक्षेप में दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को दिक्पात कहते हैं, दिक्पात रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं, दिक्पात रेखा कहते हैं। आपको याद रखना है, दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दिक्पात रेखा कहते हैं। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? तो विशेषताओं में ध्यान रखना है, मर्केटर प्रक्षेप, अन्य नाम बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप, भूमध्य रेखा के अलावा किसी भी अक्षांश पर मापनी शुद्ध नहीं, ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। और इस प्रक्षेप में दो स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे दिक्पात रेखा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये पूछा जा सकता है। शुद्ध दिशा होती है, इसमें दिशा को दिखाता है शुद्ध दिशा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका उपयोग किसमें होता है? उपयोग होता है नौ संचालन के लिए, नौ संचालन जानते हो ना, नाव चलाने के लिए जो वो डायरेक्शन देखते हैं, दिशा देखते हैं नौ संचालन के लिए। पवन की दिशा इससे ज्ञात होती है, पवन की डायरेक्शन, पवन की दिशा, जो पवन की जो डायरेक्शन है वो मेरे मित्रों इनसे ज्ञात की जा सकती है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, महासागर की धाराएं, इनकी डायरेक्शन को दिखाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये कहां है? ये कहां है? अब आपको पता है, ये प्रक्षेप भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध हो रही है। भूमध्य रेखा के अलावा कहीं भी मापनी शुद्ध नहीं है। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में क्या बताता है ये? दिशा या डायरेक्शन। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में नौ संचालन वाले व्यक्तियों को, या नौ संचालन में, या पवन की दिशा के लिए, या महासागर की धाराओं के लिए ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। आपको ध्यान रखना है, उनमें क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है भाई परम मित्रों, जो मर्केटर प्रक्षेप है ये बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप कहलाता है। भूमध्य रेखा के अलावा किसी भी अक्षांश पर मापनी शुद्ध नहीं होती है। ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप है क्योंकि ये डायरेक्शन दिखाता है। और कहा? भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में डायरेक्शन, जैसे पवन की दिशा ज्ञात करनी हो, भूमध्य रेखा के आसपास महासागर की धाराओं की डायरेक्शन ज्ञात करनी हो, भूमध्य रेखा के आसपास जो नौ संचालन होता है और नौ संचालन में उन संचालनकर्ताओं को डायरेक्शन का पता लगाना हो, तो वो किसके द्वारा पता लगाते हैं? इस मर्केटर प्रक्षेप के द्वारा पता लगाते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास महासागर की धाराओं की डायरेक्शन क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास हवाओं की डायरेक्शन क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास जो नौ संचालन का कार्यक्रम किस दिशा में हम जा रहे हैं, उसका पता इस मर्केटर प्रक्षेप के द्वारा ही लगाया जाता है। अब परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा के आसपास गेहूं, चावल और रबड़ को दर्शाने के लिए कौन सा प्रक्षेप काम लिया जाता है? तो समक्षेत्रफल वाला प्रक्षेप जो मैंने पीछे बताया था, गेहूं चावल को दर्शाने के लिए, ठीक है, तो ये प्रक्षेप आपके काम, सम क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप काम में लिया जाता है। और भूमध्य रेखा के आसपास नौ संचालन को दर्शाने के लिए, नौ संचालन को, पवन की दिशा और महासागर की धाराओं को दर्शाने के लिए किस प्रक्षेप को काम में लिया जाता है? तब आपका आंसर हो जाएगा मर्केटर प्रक्षेप को काम लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रक्षेप की अगर मैं बात करूं तो गोल प्रक्षेप आपका सी है, इसी का पार्ट है गोल प्रक्षेप। गोल प्रक्षेप
ये इसी का पार्ट है, गोल प्रक्षेप। तो इनकी गोल जो प्रक्षेप है इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे मेरे मित्रों। क्लास को शेयर भी कर दिया करो, और अनअकैडमी पे यदि आपको कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो आप रेफरल कोड यूज करना है राजेंद्र 10 कैपिटल अक्षर में। अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स राजेंद्र 10, मित्रों इस कोड का ध्यान रखा करो, राजेंद्र 10 का, ठीक है। तो अनअकैडमी पे आपको मेरी कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 की क्लास आपको देखने को मिलेंगी। और अब आपको एक बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं नोट्स, रफ बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन इनको याद करना है। नोट्स बनाने से ही काम नहीं चलने वाला है मेरे परम मित्रों, चीजों को आपको समझना भी है, इनको याद भी करना है। तो अपन ने अभी जो प्रक्षेप पूरे किए हैं उसमें शंकु प्रक्षेप, एक बेलनाकार प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप पूरा हो चुका है। बेलनाकार प्रक्षेप के अभी 2 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको भी अपन आगे की कक्षा में पूरा करने वाले हैं। तो एक तो शुद्ध दिशा प्रक्षेप मैंने बताया और एक शुद्ध क्षेत्रफल वाला प्रक्षेप बताया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत बहुत धन्यवाद।